हेलो दोस्तों, स्पेस जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चौधरी सर आपको आज क्लास कराऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। आपने प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश अच्छे से सुना होगा, यानी कि मौर्य डायनेस्टी और मौर्य वंश के बारे में मैं आपको लगभग सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, मौर्य वंश के कौन कौन से ताकतवर यानी कि पावरफुल रूलर आए थे और किन राजाओं ने क्या क्या काम किए थे। सबसे पहले मैं बता दूं, मौर्य वंश की अगर बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश के बराबर कोई भी ताकतवर वंश नहीं माना जाता है इतिहास में, यह आप अच्छे से जानते हैं। अगर मौर्य वंश के बारे में बात की जाए तो मौर्य वंश के कुछ पावरफुल रूलर आपने नाम सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके अलावा अशोक है, बिंदुसार है। ये राजा सबसे ताकतवर रहे थे, इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा किया। प्राचीन भारत के इतिहास की अगर बात की जाए तो प्राचीन भारत का इतिहास आप अच्छे से जानते हैं। उसमें मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये ऐसे वंश हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। मौर्य वंश की अगर बात करें तो इस बात की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से भी प्राप्त होती है, जैन ग्रंथों से भी प्राप्त होती है, कई और इसके अलावा हिंदू ग्रंथों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। आपने अच्छे से सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ये वही व्यक्ति हैं जिसका प्रधानमंत्री चाणक्य थे, यानी कि चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त या अजय। चाणक्य के मुकाबले आज तक पूरी धरती पर इतना बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। ये शख्स सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है और सबसे ज्यादा तेज तर्रार माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अगर भारत पर राज किया था तो सबसे बड़ा योगदान इसी व्यक्ति का था। आपको बता दें, अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का शासक कभी नहीं बन पाता, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर बात की जाए चाणक्य की तो चाणक्य ने अपने इसी बुद्धि से, अपने ताकत से और चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं न कहीं मगध की गद्दी पर बैठाया था। और इसके अलावा एक एक करके चीज़ों को मैं क्लियर करूं। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करूं, आप अच्छे से जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 बीसी में या कहीं कहीं 323 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य भारत की गद्दी पर बैठा था। अगर इंडिया में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर साम्राज्य स्थापित किया। मगध की अगर बात की जाए तो मगध आज बिहार में एक प्रांत है, यानी कि ये बिहार में अवस्थित है। मैं आपको बाकायदा डायग्राम से चीज़ें बिल्कुल दिखाना चाहूँगा, आप देखते चलें। अगर मगध की बात करें तो ये उस समय का मगध है, यानी कि बिहार में। यानी कि आज की अगर बात करें हम एट ए टाइम में, तो आज एट ए टाइम बिहार का पटना, यानी कि आप देख सकते हैं बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार का पटना प्लस बिहार का गया, दो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, पटना और गया, दो जिलों को अगर मिला दें तो प्राचीन काल में इसी का नाम मगध हुआ करता था, इसी को मगध कहते थे। यानी कि प्राचीन काल में जो मगध था वो आज के पटना और गया, इन दोनों जिलों को मिलाकर मगध के नाम से जाना जाता था। और आपको बता दिया जाए कि मगध जो कैपिटल यानी कि जो स्टेट बिहार में जो एक जगह थी मगध, वह उसके नॉर्थ में यानी कि उत्तर में यहाँ गंगा नदी बहती थी, आप देख सकते हैं। यानी उत्तर में कहीं कहीं गंगा नदी थी और इसके इधर साइड की अगर बात करें पूर्व की तो मगध के पूर्व में एक नदी बहती थी जिसका नाम है चंपा नदी। अगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ सोन नदी बहती थी और नीचे इधर दक्षिण साइड में विंध्याचल की पहाड़ियाँ थीं। तो दोस्तों यहाँ एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि मगध जो है कहीं न कहीं संपन्न था। मगध जो प्रांत है वो बहुत ज़्यादा संपन्न विकसित था, चूँकि वहाँ तीन तीन नदियाँ प्रवाहित होती थीं और जंगल भी था, यानी विंध्याचल की पहाड़ियाँ थीं। उन पहाड़ियों से क्या होता था कि जो राजा महाराजा मगध की गद्दी पर सवार हुए यानी कि विराजमान हुए, उनको उस अपनी सेना में हाथियों की जो आवश्यकता होती थी वो जंगलों से पूर्ति कर दी जाती थी। और आप अच्छे से जानते हैं युद्ध में उस समय हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था और हाथी और जो राजा होते थे उन्हें हाथी विंध्याचल के जंगलों से प्राप्त होते थे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि विंध्याचल की जो पहाड़ियां थीं वहां जंगली कीमती लकड़ियों को भी राजा प्राप्त करते थे, जिन्हें बेचकर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मार्केट में अपनी इकोनॉमी को सुधारते थे। तो मगध नो डाउट संपन्न होने का सबसे बड़ा कारण था कि वहां पाई जाने वाली प्राकृतिक चीजें और मगध के आसपास जो जमीन थी वह पानी की कमी नहीं थी, वह सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध था। तो इसलिए वहाँ के किसान जो हैं संपन्न थे। और आप अच्छे से जानते हैं प्राचीन समय में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कहीं न कहीं कृषि आधारित थी और इसलिए किसानों का संपन्न होना और तभी राजा संपन्न हो पाते थे, चूंकि वो टैक्स जो है किसानों से प्राप्त करते थे। अगर आप प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे तो राजा की इकोनॉमी का सबसे मुख्य जो स्रोत था,
जो सबसे ज़्यादा इनकम का स्रोत माना गया था वो कृषि राजस्व था, यानी कि भू राजस्व था। और भू राजस्व तभी अच्छा आ सकता है जब किसान आपके क्षेत्र में संपन्न और खुशहाल होंगे। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर मैं मौर्य वंश की बात करूं तो ये मौर्य वंश मगध की गद्दी पर ही बैठा था। आपको बता दिया जाए कि जो मौर्य वंश की हम बात कर रहे हैं, ये मौर्य वंश मगध की गद्दी पर ही बैठा था। मौर्य वंश का मतलब होता है कि मयूर। आपको बता दें, इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि इस वंश के जितने भी राजा आए थे, उन्होंने अपना राजकीय चिन्ह, उन्होंने अपना ऑफिशियल सिंबल मयूर यानी मोर को बनाया था, और उसी से इनका नाम पड़ गया मौर्य। जैसे दोस्तों आज हमारे भारत सरकार का एक अपना राजकीय चिन्ह है जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं। आप सरकारी डिपार्टमेंटों में देखेंगे ज्यादातर एम्प्लॉय या डिपार्टमेंटों में जो भी चिन्ह का इस्तेमाल होता है वह सारनाथ से जो अशोक स्तंभ लिया गया है उसका प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही उस समय मौर्यों के टाइम में जो चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था, वो मयूर था, और उसी मयूर से मौर्य नाम पड़ा। तो आपको बता दिया जाए, मौर्य का मतलब होता है उनका राजकीय चिन्ह मयूर का होना। इनकी जाति कौन सी थी तो आपको बता दिया जाए, मौर्यों की जाति के बारे में हमारे अलग अलग ग्रंथ अलग अलग बात बताते हैं। जैसे कि मान लो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, तो चाणक्य का अर्थशास्त्र कहता है कि मौर्य क्षत्रिय थे। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो वो भी क्षत्रिय बताते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं जैसे पुराण वगैरह जो है हमारे, इनमें लिखा हुआ है कि मौर्य क्षत्रिय नहीं थे, मौर्य शूद्र थे। तो आज तक ये बहुत बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है, संदेह का विषय बना हुआ है कि मौर्यों की जाति आखिरकार कौन सी थी। तो हम इस बात पर ज्यादा बहस नहीं कर सकते, क्योंकि मौर्य कहीं क्षत्रिय भी लिखा है, कहीं शूद्र भी लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे। अगर मौर्य वंश के फाउंडर की बात करें तो यहां आपको यह बता दिया जाए कि मौर्य वंश का जो फाउंडर था, मौर्य वंश का जो संस्थापक था, वह चंद्रगुप्त मौर्य है। ये फोटो आप देख पा रहे हो तो ये फोटो चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत पुराना फोटो है। जो रियल फोटो है ये दिल्ली के पास प्राप्त हुआ है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश के फाउंडर थे। आइए बताता हूं ये मौर्य वंश स्थापित कैसे हुआ था। दोस्तों आपको ये बता दिया जाए कि एक समय की बात है, तो एक समय एक राजा हुआ करता था मगध का, और उसका राजा का नाम था घनानंद। उस राजा का नाम क्या था? घनानंद था। कहते हैं कि ये राजा जो था ये नंद वंश का एक राजा था, यानी कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कभी दूसरी क्लास में कि एक नंद वंश भी जो है कहीं न कहीं मगध पर बैठा था, और उस वंश का अंतिम राजा था घनानंद। कहते हैं कि ये राजा जो था इसने चाणक्य को अपने मगध में एक बार मगध में बुलाया, और चाणक्य की इंसल्ट करके चाणक्य को मगध से बाहर भगा दिया। यानी कि जो नंदवंश का राजा था घनानंद, उसने चाणक्य की इंसल्ट की, उसको अपमानित किया और उसे अपने दरबार से भगा दिया। चाणक्य ने इस बात को उसी समय अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया कि मैं घनानंद का और नंद वंश का सर्वनाश कर दूंगा, और ये मैं अपनी प्रतिज्ञा लेता हूं। चाणक्य उसी समय मगध से चले गए, और जाने के बाद उन्होंने एक बच्चे को कहीं न कहीं प्राप्त किया, और उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय आपको बता दिया जाए बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है वहाँ, जो कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। आप शॉर्ट में कहीं तो पेशावर में है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य उस बच्चे को शिक्षा प्रदान कराते हैं, बड़ा करते हैं, युद्ध की शिक्षा देते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं, सभी प्रकार की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि इसी लड़के से जब ये लड़का बड़ा हो गया तो इसी लड़के से अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चालाकी से, अपनी कूटनीति से उस घनानंद की हत्या कराई गई मगध में भी जो पाटलिपुत्र, जो आज का नाम पटना है, पाटलिपुत्र में एक चाकू से धोखेबाजी से घनानंद की हत्या चाणक्य ने करा दी उस बच्चे से, और इसी बच्चे का नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी बच्चे ने कहीं न कहीं मौर्य वंश की स्थापना की 323 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में। दोस्तों इतिहास पढ़ने का मतलब क्या होता है? इतिहास पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पर ये थोपा जा रहा है। इतिहास पढ़ने का मतलब है कि आप इतिहास के माध्यम से अपने देश के अतीत को, अपने देश के पास्ट को, अपने देश के भूतकाल को समझ पाएं। आप बताइए हमारे देश में जितने भी आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, या एनडीए सीडीएस या सीपीएफ के माध्यम से जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको जीएस क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों नहीं ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पढ़ाया जाता? क्योंकि उन्हें अच्छा सिविल सेवक, उन्हें अच्छा ब्यूरोक्रेट्स तभी माना जाएगा जब उनके दिमाग में इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इनका नॉलेज होगा। क्योंकि आपके पास अगर अपना अतीत नहीं होगा तो आप फ्यूचर क्या बनाएंगे? सीधी सी बात है, फ्यूचर और प्रेजेंट वही बनाता है जिसके पास अपना अतीत होता है। मेरे पास अपना इतिहास होगा, अपना अतीत होगा, अपनी परिस्थिति होंगी, और मैं कहीं ना कहीं उनसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उभरूँ और मैं आगे बढ़ूँ, मैं भी एक दिन अपना नाम बनाऊँ
और नाम बनाकर मैं लोगों को दिखाऊं कि मुझे जैसा समझा गया मैं वैसा नहीं हूं। आप भी समझते होंगे कि आपको जैसा लोग समझते होंगे आप उससे ऊपर उठें। तो अतीत का हमारे नज़र में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर अतीत आपका जिंदा नहीं रहेगा तो आप न तो वर्तमान को जी पाएंगे न भविष्य को बना पाएंगे। इसलिए इतिहास को पढ़ना जरूरी होता है। दोस्तों, आप ये न समझें कि इतिहास को केवल हम सिपाही के पेपर तक, आईएएस के पेपर तक देखें। इतिहास का मतलब कतई आप एग्जाम के अकॉर्डिंग इतिहास पढ़ेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं सीख पाएंगे। इतिहास को आप अतीत समझ के पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा था कि इतिहास वही बना सकता है, इतिहास वही बना सकता है जो इतिहास जानता है। इतिहास वही रच सकता है जिसने इतिहास पढ़ा है। इतिहास वही बना सकता है जो इतिहास लिखा है, समझा है। तो इतिहास को पढ़ने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से राजा ने कैसे शासन किया, कैसे। देखिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य एक गरीब घर का लड़का था। इसकी माँ जो थी वो घर घर जाके बर्तन धुलती थी। इसकी माँ जो थी वो शूद्र थी। और देखिए एक दिन ये लड़का ऐसा राजा बना कि पूरे भारत में आज तक इसका नाम लिया जाता है और नाम बहुत अच्छे सम्मान से लिया जाता है। मतलब आपको मैं आगे बताऊंगा, इसने पूरे भारत पर इस तरीके से राज किया था कि इसे भारत का प्रथम सम्राट कहा गया, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। यानी कि चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों दिशाओं में जिसका शासन चलता हो। यार याद रखिए, मेहनत, जुनून और जोश और जलवा और आत्मविश्वास और धैर्य, ये ऐसे कुछ पहलू हैं जिनके आधार पर आप किसी भी प्रकार की कोई भी इमारत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए आप यकीन मानिए, आपका क्या भूतकाल रहा है, क्या पास्ट रहा है, इसका कोई नीड नहीं है। जब जागो तब सवेरा। आप आज से भी अपने आप को मजबूत कर देते हैं तो आज भी आप इतिहास रच सकते हैं। समझिएगा ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322-323 बीसी में घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की, मगध की गद्दी पर बैठ गया। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर दोस्तों बात करें तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। इसकी मां का नाम मूरा था और इसकी मां ऐसी थी। माना जाता है कि इसने 345 में जन्म लिया और उसके बाद 322-323 बीसी में इसने मगध की गद्दी पर शासन करना स्टार्ट किया, यानी मौर्य वंश की स्थापना की। याद रखिएगा, अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो इसी के समय में सेल्यूकस, आपको मालूम होगा सेल्यूकस निकेटर की दोस्तों अगर बात करें तो ये सेल्यूकस निकेटर ईरान का था, यानी कि हम कह सकते हैं ये यूनानी था। और दोस्तों यह किसका उत्तराधिकारी था? सिकंदर का। मैंने आपको एक वीडियो सिकंदर पढ़ाई है, सिकंदर का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी का मतलब जानते होंगे, तो आप कह सकते हैं कि सिकंदर के बाद यही जो है कहीं न कहीं राजा बना था, ठीक है, यूनान का। तो यहां बता दूं, सेल्यूकस निकेटर ने दोस्तों याद रखिएगा 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य पर अटैक किया, लेकिन सेल्यूकस निकेटर जब अपनी सेना को लेकर आया तो वो डर गया। सेल्यूकस निकेटर इस बात को जानता था, ओहो चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत ताकतवर है, हम इससे कैसे लड़ पाएंगे। और कहीं कहीं हिस्टोरियन इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध भी हुआ, लेकिन उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। माना जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी जान की, अपने जीवन की गुहार लगाई कि मुझे माफ कर दो, मैं आपसे अब युद्ध कभी नहीं करूंगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको छोड़ दिया। सेल्यूकस निकेटर की मित्रों एक पुत्री थी, यानी कि इसकी एक बेटी थी जिसका नाम इतिहास में लिया जाता है हेलेना। और इसी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दी सेल्यूकस निकेटर ने। यानी कि सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य का दुश्मन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का एंटी था, वो कहीं न कहीं अब जो रिश्तेदार बन गया, दामाद और ससुर का रिश्ता हो गया। और शादी हो जाने के बाद कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में भी 4 प्रांत दिए थे। 4 प्रांत का मतलब मैं कहना चाहूंगा कि 4 एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में दिए, जिसमें पहला था कांधार, एक जगह है कांधार, राइट, अफगानिस्तान में। एक था काबुल, एक था हेरात अफगानिस्तान, और एक था दोस्तों बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में है।
तो ये 4 जगह जो हैं याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए गए। क्योंकि चारों जगहों पर जो कब्जा था वो सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस निकेटर का राजा जो सिकंदर रहा था उसने इन चारों जगहों पर ऑलरेडी पहले से ही कब्जा कर रखा था और इन्हें सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को शादी में हेलेना के साथ एज ए गिफ्ट या दहेज दिया गया। आपको यहाँ यह भी बता दिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी प्रदान किए। कहते हैं कि हाथी जो भारत के थे वो फेमस थे और 500 हाथी यानी कि 500 एलिफेंट्स 500 हाथियां सेल्यूकस निकेटर को मौर्य के द्वारा प्रदान किए गए। मैं आपको बता दूं, अगर हम पूरे विश्व की बात करें मित्रों तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 60,000 हाथी हैं। यानी पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीपों में 2 ही महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ एलिफेंट्स पाए जाते हैं, एक अफ्रीका और एक एशिया। अफ्रीका महाद्वीप के हाथियों को अफ्रीकन हाथी कहते हैं और एशिया महाद्वीप के हाथियों को एशियन हाथी कहते हैं। मित्रों पूरे वर्ल्ड में 60,000 लगभग हाथी पाए जाते हैं। उनमें से भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ 40,000 हाथी हैं। यानी कि आप कहीं न कहीं आप ये समझ सकते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी जो है कहीं न कहीं इंडिया में पाए जाते हैं। तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको गिफ्ट कर दिए भाई? सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट कर दिए और ये बात यहाँ तक खत्म हुई। आगे बता दूं, सेल्यूकस निकेटर ने आप याद रखिएगा एक व्यक्ति को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मित्रों उसका नाम है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ये बता दिया जाए ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहां आया था? मगध आया था। और मित्रों याद रखिएगा 4 सालों तक ये भारत में रहा था। याद रखिएगा भारत में पहली बार यूनानी दूत के रूप में आने वाला व्यक्ति कौन है? तो मैगस्थनीज है। ये किसका दूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। और ये भारत में कितने सालों तक रहा? 4 सालों तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसी ने एक पुस्तक लिखी है द इंडिका, आप सब जानते होंगे, फेमस है। द इंडिका नामक बुक इसी में लिखी गई है, इसी के द्वारा लिखी गई है, यूनानी भाषा में है, यूनानी लैंग्वेज याद रखिएगा। आगे बात करें तो इसमें क्या दे रखा है, यानी कि जो बुक लिखी है द इंडिका, इसमें क्या है? तो इसमें पूरा मौर्य समाज है। याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य समाज, राइट? कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर ने इतना सब करने के बाद सेल्यूकस निकेटर वापस चला जाता है और आपको बता दिया जाए यूनानी भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखना एंड्रोकोटस एंड सेंड्रोकोटस नाम से जाना गया है। एंड्रोकोटस एंड सेंड्रोकोटस। मित्रों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए एंड्रोकोटस एंड सेंड्रोकोटस किसके लिए प्रयोग हुए हैं 2 शब्द? तो आप बता सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य याद रखना, एंड्रोकोटस एंड सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लैंग्वेज में कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है और भारत का पहला मुक्तिदाता भी कहते हैं। मुक्तिदाता सम्राट क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती का मतलब है इसने चारों दिशाओं पर शासन किया। और मुक्तिदाता का मतलब है दोस्तों कि इसने सभी विदेशियों को भगा दिया। याद रखिएगा मित्रों, अगर चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें हम तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर पर शासन किया।
आप हैरान रह जाएंगे सोचकर कि वर्तमान में इंडिया का जो एरिया है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आप बताइए, इससे भी बड़े एरिया पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, आप अंदाजा लगाइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य आज के भारत से भी बड़े साम्राज्य पर शासन करता था। ये आपको समझनी पड़ेगी, ये आपको जाननी पड़ेगी। आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत? अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सेना अगर किसी के पास थी, प्राचीन भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़ी सेना किसी के पास थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। आपको बता दें, यूनानी इतिहासकार, यूनानी हिस्टोरियन इस बात को अपनी किताबों के माध्यम से बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास प्राचीन भारत के इतिहास में, बल्कि पूरे इतिहास में सबसे बड़ी सेना रही। आपको बता दें, लगभग इसकी सेना में 6 से 7 लाख सैनिक थे। दोस्तों, आज तक आप किसी भी राजा को उठा लेना, इतिहास के किसी भी राजा के पास इतनी बड़ी सेना कभी नहीं रही जितनी सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास रही है। तो सलामी है उस राजा को जो पहली बार गद्दी पर बैठा, गरीब माँ बाप का लड़का था, लेकिन पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हिला दिया। आप अंदाजा लगाइए, ऐसे राजा को, ऐसे सम्राट को तो सलामी सबको करनी चाहिए। यह हमारे भारत का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें मित्रों, तो चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा, यह भारत का पहला मुक्तिदाता सम्राट के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्य के कहीं न कहीं आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन यह भी माना गया क्योंकि इसका जो प्रधानमंत्री और वजीर था वो चाणक्य था। चाणक्य, इसे कौटिल्य भी कहते हैं। इसको कौटिल्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि कौटिल्य का मतलब होता है कुटिल बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला। चाणक्य ब्राह्मण था और याद रखिएगा यह पाकिस्तान में जन्मा था। चाणक्य की अगर बात की जाए तो तक्षशिला में चाणक्य का जन्म हुआ। तक्षशिला आज पेशावर यानी पाकिस्तान में। इसके पिता का नाम चणक होने के कारण महर्षि चणक, इसके पिता का नाम महर्षि चणक होने के कारण इसके नाम चाणक्य पड़ा। चाणक्य की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। याद रखना, चाणक्य की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई और भविष्य में चलकर ये वहीं के प्रोफेसर बन गए। इनके पिता भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बहुत बड़े राजनीतिक ग्रंथ की रचना की है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। हम किसी दिन चाणक्य के बारे में भी पूरी कहानी बताएंगे, बिल्कुल क्लियर कि चाणक्य की नीति क्या है, चाणक्य की नीति वर्तमान में कितनी सफल है, कितनी असफल है। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी सेना कहीं ना कहीं जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की मानी जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आगे। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, किस धर्म को फॉलो करता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म कौन सा था, इसके बारे में हम बात करेंगे। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था, ये आप याद रखना। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में याद रखिएगा, जैन धर्म में एक विधि होती है मित्रों जिसका नाम है सल्लेखना विधि। इस विधि में क्या होता है आपको मालूम हो, जैन धर्म में बेसिकली 2 विधि होती हैं, सल्लेखना और संथारा विधि पर मित्रों आपको मालूम होगा हमारे राजस्थान का जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा इस पर एक बार स्टे लगाया गया था, लेकिन बाद में जैन धर्म के कुछ लोगों ने अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 25 का हवाला दिया और इस स्टे को हटवा दिया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। संलेखना विधि क्या होती है मैं आपको बता दूं। इस विधि में जीवन के अंतिम दिनों में एकांतवास ग्रहण किया जाता है, यानी एकांत में जाया जाता है, एकांतवास लिया जाता है और खाना पीना यानी कह सकते हैं हम दोस्तों अन्न और जल सब त्याग दिया जाता है। और ये सब तब तक त्यागा जाता है जब तक प्राण ना निकल जाएं, और जैसे प्राण निकल जाएंगे आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसी मित्रों जैन धर्म में परंपरा है। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के रियल फाउंडर ऑफ माने जाते हैं या जैन धर्म के रियल फाउंडर कहे जाते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ बताया है, जैन धर्म के भगवती सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि के थ्रू, सलेखना विधि के थ्रू अपने प्राणों को याद रखिएगा 297-98 BC में त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को याद रखिएगा, एक जगह पड़ती है मैसूर, और मैसूर में भी एक जगह है प्रॉपर सिरवड़ बेलगोला
यहाँ पहाड़ियाँ थीं और इस पहाड़ियों पर जाकर मित्रों 298 ईसा पूर्व बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्याग दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने मोक्ष लिया था, जिसके बाद जैन मौर्य वंश का अंतिम रूलर बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। मैं आगे बता दूं। अब मित्रों आगे बात यह है कि हम बार बार कह रहे थे कि मगध की गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य। मैं थोड़ा सा मगध को बताना चाहूंगा। मगध क्या है? हमने हेडिंग डाली मगध। मगध पर शासन करने वाले वंश। यानी कि हम इसमें यह समझेंगे कि मगध पर कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया और कौन कौन से रूलर गद्दी पर बैठे थे सब। अभी मित्रों पीसीएस के कुछ वैकेंसी आने वाली हैं, यूपी पीसीएस, और उसमें एसडीएम और सीओ की वैकेंसीज काफ़ी हैं। यूपी समीक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी आने वाली हैं। सब बताएंगे हम एक एक कर, लेकिन उसके लिए प्रॉपर अलग वीडियो बना दूंगा। तो पहला वंश था हर्यक वंश। मगध पर जो शासन करने वाला था हर्यक वंश। इसके रूलर कौन कौन थे ये मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद अगला राजा आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश अगला मतलब राजा मतलब वंश। फिर इसके बाद अगला वंश आया नंद वंश, जो अभी हम पढ़ा रहे थे। घनानंद जो था अंतिम राजा इसी का। नंद वंश, ओहो 2 बार लिख गया। नंद वंश। नंद के बाद अगला मौर्य वंश, ये आप देखते चलेंगे। फिर मौर्य वंश का अंतिम राजा आएगा बृहद्रथ। इसकी हत्या कर देगा कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो फिर आएगा शुंग वंश। फिर शुंग वंश के बाद आएगा कण्व वंश। इसके बाद आएगा सातवाहन वंश। इसके बाद आएगा मित्रों गुप्त वंश। और इसके बाद आएगा मित्रों पाल वंश। तो ये मित्रों मगध की गद्दी पर राज करने वाले ये वंश हैं। प्राचीन इतिहास में इतने ही वंश माने जाते हैं, 9 वंश। तो इसके बारे में मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा आइडिया दे दूं। बेसिकली मैं सबके बारे में अलग अलग पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे हर्यक। याद रखना हर्यक वंश मगध की गद्दी पर बैठने वाला पहला वंश है। और हर्यक वंश के 3 राजा प्रतापी थे। बेसिकली तो 4 थे, लेकिन 3 का इतिहास माना जाता है। हर्यक वंश का फाउंडर जो था उसका नाम बिंबिसार था। और बिंबिसार ने लगभग इतिहास में सबसे ज़्यादा शादियाँ की थी। 500 पत्नियों के एविडेंस मिलते हैं। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर राज किया। बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु था। अजातशत्रु का आपने इतिहास पढ़ा होगा। और अजातशत्रु का लड़का था उदयन। उदयन ये वही लड़का है जिसने पाटलिपुत्र यानी कि पटना की स्थापना की थी। यानी हर्यक वंश का पहला राजा रहा बिंबिसार, दूसरा राजा रहा अजातशत्रु, तीसरा राजा रहा उदयन, और चौथा राजा जो अंतिम राजा माना जाता है वो था नागदशक। मित्रों इसी नागदशक के कारण शिशुनाग वंश आएगा। नागदशक मगध में गद्दी पर बैठने वाला हर्यक वंश का सबसे कमजोर राजा था। इसकी हत्या इसी के अमात्य यानी कि प्रधानमंत्री शिशुनाग के द्वारा कर दी गई थी। और शिशुनाग के द्वारा करने के बाद एक बार हर्यक वंश खत्म हो गया और दोबारा मगध की गद्दी पर शिशुनाग वंश स्थापित हुआ। शिशुनाग वंश का फाउंडर या संस्थापक शिशुनाग था, इसलिए इसका नाम शिशुनाग पड़ा। और याद रखना शिशुनाग जो था उसके बाद मगध की गद्दी पर अगला जो राजा बैठा वो कालाशोक बैठा। कालाशोक ज़्यादा ताकतवर राजा नहीं था मित्रों। और इसी कालाशोक की हत्या नंद वंश का एक राजा आएगा महापद्मनंद। महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या कर दी। कहते हैं कि नंद वंश का नाम नंद वंश इसलिए पड़ा चूंकि इसमें 9 राजा रहे थे। महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या की और शिशुनाग वंश खत्म हो गया। फिर नंद वंश आ गया। महापद्मनंद ने एक उपाधि धारण की थी क्षत्रियांतक। दोस्तों पूरे इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, अब तीनों इतिहास को पढ़ें तो
शूद्रों का इतिहास, यानी शूद्र एक ही बार राजा बने हैं और वो था महापद्म नंद यानी कि नंदवंश। नंदवंश बेसिकली शूद्र माना जाता है, यानी कि दलित वंश माना जाता है, यानी शूद्रों ने भी भारत पर राज किया है, नो डाउट। महापद्म नंद इस वंश का फाउंडर था और कहते हैं इसने क्षत्रियंतक उपाधि धारण की। इसका मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला। पूरे अगर हम ग्रंथों में देखें सभी में, तो क्षत्रियों का नाश करने वाले दो ही लोग थे, एक परशुराम और एक महापद्म नंद, याद रखना। महापद्म नंद का आगे गद्दी पर बैठने वाला अपना बेटा था जिसका नाम था घनानंद, और इसी घनानंद की हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर आगे हमने अभी हिस्ट्री पढ़ाया था। तो ये देखिए आप, मगध की गद्दी पर बैठने वाले ये वंश हैं। आपको मैं एक एक करके सभी की क्लास पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, एक एक करके मतलब कल परसों ये डेली वंश आएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा अब चीज। चलिए आगे सुनिएगा ध्यान से मित्रों। अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो हमने अभी मौर्य वंश पढ़ा। मैं थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में भी बता दूं, मौर्य वंश के बारे में भी बता दूं। तो मौर्य वंश के कितने राजा रहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा इसका सम्राट, दोस्तों याद रखिएगा, बिंदुसार। तीसरा सम्राट अशोक, कौन नहीं जानता। चौथा राजा अशोक का पुत्र कुणाल, कुणाल का पुत्र दशरथ, और आगे अंतिम राजा आया था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का अंतिम राजा। इसी की हत्या इसका सेनापति करेगा जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग। और मित्रों यह मौर्य वंश का सत्यानाश करके शुंग वंश की स्थापना करेगा। और शुंग वंश पहला ब्राह्मण वंश है मगध की गद्दी पर बैठने वाला, याद रखिएगा मित्रों। अगर हम अशोक की कौटिल्य चाणक्य की बात करें तो चाणक्य जो हैं इन दो के समय तक प्रधानमंत्री रहे। इन दो के प्रधानमंत्री चाणक्य रहे हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? चाणक्य रहे, ये आपको समझना पड़ेगा। जबकि अशोक के प्रधानमंत्री राधा गुप्त रहे थे, राधा गुप्त, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्लास हमारी आपको कैसे लगी? आगे हम वीडियो अगली क्लास आपको कल बताएंगे, कल पढ़ाएंगे। और मैं आपको बता रहा था कि बहुत जल्दी यूपीपीसीएस, यूपी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की भी जगह आ रही हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी जगह आ रही हैं, रेलवे पुलिस आरपीएफ की कांस्टेबल की भी जगह आ रही हैं। तो आप बिल्कुल एक्टिव रहें, तैयार रहें, सतर्क रहें। और आगे हमारी क्लास रहेंगी कल। जब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए।